आओ फिर शुरू करें प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री का ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट चैप्टर, अगर बोर्ड्स का जो है सिग्निफिकेंस हम लोग देखें, इसके बाद जो चैप्टर है उसका बस माइनर एक आधो को टॉपिक पढ़ना। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज इसमें कोई सिस्टमेटिक कहानी नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बट इसको हम लोग कितना इंटरेस्टिंग करके देख सकते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का टाइटल है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रिंट कल्चर के बारे में, ठीक है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है। तो प्रिंटिंग का बेसिकली जो इतिहास है वो हम लोग को देखना है कि भाई किस तरह से जो है चाइना, जापान और जो आपका कोरिया है, जिसको हम लोग ईस्ट एशिया कह सकते हैं, वहां सबसे पहले प्रिंटिंग डेवलप हुई। और वहां से चलते चलते जो है प्रिंटिंग हम लोग को कहाँ पहुंची है, यूरोप कैसे पहुंची है उसको पढ़ना है पहले, ठीक है। उसके अलावा फिर इंडिया कैसे आई है उसको पढ़ना है। उसके अलावा प्रिंट के आने से सोसाइटी में किस तरह का चेंज हुआ, ठीक है, उसको पढ़ना है। और भी बहुत तरह के जो भी जो है बदलाव उस पीरियड में हुए हैं, उन सारी चीजों को पढ़ना है हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, जो कि है इंट्रोडक्शन। ये पूरा जो पहला पैराग्राफ है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आपसे कहा जाएगा कि भाई इमेजिन करिए कि भैया ऐसी दुनिया जहां पर प्रिंट का जो है कोई मटेरियल नहीं है, मतलब ना बुक्स हैं, ना मैगजीन्स हैं, ना आपके जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, कोई भी चीज नहीं है। तो आज के डेट में काफी ज्यादा मुश्किल है इस तरह की दुनिया को इमेजिन करना जहां पर बिल्कुल भी प्रिंटेड आइटम नहीं मिले, ठीक है। हम लोग हर जगह जहां पर भी जाओगे आप, तो आपको प्रिंट का कोई ना कोई जो है एविडेंस देखने को मिल जाएगा। रास्ते पर जाते हैं तो भी वहां पर 4 गो पोस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, वैद इमरान ठीक है, फलना डॉक्टर चिलना डॉक्टर, ये कोचिंग सेंटर वो कोचिंग सेंटर, फ्लैक्स के ऊपर जो प्रिंट वगैरह होता है आज के डेट में, ठीक है। तो आजकल डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी समय के साथ क्या होती है, इवॉल्व होती है। एक टाइम ऐसा था कि भैया हैंड प्रिंटिंग होता था। तो हम लोग बेसिकली इसमें हैंड प्रिंटिंग से लेकर के जो मैकेनिकल प्रिंटिंग है उसके बीच का जो है इतिहास पढ़ेंगे। डिजिटल प्रिंटिंग को हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो आज आप अगर आसपास जाकर के देखोगे तो आपको बुक्स देखने को मिलेंगे, जर्नल्स देखने को मिलेंगे, न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो पेंटिंग्स है उसका जो है प्रिंट वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। मोनालिसा की जो है पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, ठीक है, जो आज के डेट में दुनिया की सबसे कॉस्टली पेंटिंग है। लेकिन लोग अपने घर में उसका जो है कॉपी जो है फ्रेम करा करा करके रखते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो खरीदने की हैसियत है नहीं। और इंडिया में भी देखोगे तो एम एफ हुसैन एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, उनकी भी पेंटिंग्स आपकी जो है घर में देखने को मिलेंगी, बहुत लोग रखते हैं। कॉपीज वगैरह होती है, प्रिंटेड आइटम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो हमारा जो जो भी डेली जो है आइटम्स होता है, जो भी हमारा दिनचर्या होता है, जो एवरीडे थिंग्स होती हैं, उसमें भी आप जाकर के देखोगे थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर, कैलेंडर, डायरी, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा का पोस्टर, स्ट्रीट का जो है कॉर्नर पर आप जाकर के देखोगे तो बहुत तरह के पोस्टर्स वगैरह मिल रहते हैं। मतलब जहां देखेंगे हमारे चारों ओर प्रिंट ही प्रिंट है। आजकल तो टी शर्ट पे भी प्रिंटिंग होता है, लोग कुछ कुछ स्लोगन प्रिंट करा करके रखते हैं। आपके स्कूल में जाओगे तो आपके स्कूल में जो है बड़ा सा प्रिंटेड एक टी शर्ट मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट्स में जो है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है प्रिंटेड टी शर्ट मिल जाता है। मतलब प्रिंटिंग इस लेवल तक आ चुकी है कि आज के डेट में सिर्फ जो है पेपर तक वो सीमित नहीं है, ऑलमोस्ट एवरी सरफेस पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, जहां पर भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर भी पॉसिबिलिटी समझ में आती है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं भाई, तो हम लोग पढ़ते हैं जो प्रिंटेड लिटरेचर हो गया, प्रिंटेड इमेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज के डेट में जो भी न्यूज़पेपर वगैरह, अभी तो डिजिटल न्यूज़पेपर आ गया, आपके लैपटॉप और टैबलेट पर जो है आपको ई न्यूज़पेपर आ जाता है, लेकिन अभी भी, ठीक है, बहुत सारे लोग फिजिकल न्यूज़पेपर लेते हैं, ठीक है। मैं तो बस ई न्यूज़पेपर लेता हूँ, क्योंकि भाई पेपर भी बचता है, कन्वीनियंट भी है, आज की न्यूज़ आज को मिल जाता है। यहाँ पर जो है द हिंदू लेट से मिलता है, एक दिन लेट मिलता है, करेंटली नहीं मिल पाता, तो फिजिकल न्यूज़पेपर में ये भी जो है ड्रॉबैक है। तो कहने का मतलब है क्या कि आज दिन दुनिया के बारे में हम लोग को जो जानकारी मिलती है, ठीक है, एक जगह संगठित रूप से किससे मिलती है भाई, न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो हम लोग को न्यूज़ को अगर फॉलो करना हो तो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं। पब्लिक डिबेट्स वगैरह भी आज के डेट में प्रिंट की जा रही है, बहुत सारे मैगजीन वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पब्लिक डिबेट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर हुआ है तो वो सबको जो है आपको प्रिंट किया जाएगा। एडिटोरियल का हिस्सा होता है आपको न्यूज़पेपर में, उसमें भी बहुत तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको वहां पर मिल जाती है, ठीक है। आज के डेट में भले ही हम इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दें,
प्रिंट को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देना, समझे, सोचते नहीं हम लोग उसके बारे में। लेकिन हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में आज जो कुछ भी दिख रहा है, हर किसी का किसी चीज का अपना एक इतिहास होता है। जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं, आज एयर कंडीशन आप देखते हो हर जगह जो है मॉडर्न सुख सुविधा में जो है जिसको हम लोग जोड़ के चलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नॉर्मल हाथ वाले पंखे से हुई थी, फिर फैन बना, उसके बाद लोग सोचे कि भाई इसको ठंडा कैसे किया जाएगा, तो कैरियर कंपनी ने पहला एयर कंडीशन बना दिया, ठीक है। उसी तरह से प्रिंट का भी अपना इतिहास है, समझे, और इसने उस समय के कंटेम्पररी वर्ल्ड को किस तरह से शेप किया है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन मन में कुछ क्वेश्चंस आपके जो है हमेशा आते होंगे अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली इस टॉपिक पर सोचोगे। क्या है भाई? तो प्रिंट का इतिहास क्या है, कब से जो है प्रिंटेड लिटरेचर जो है सर्कुलेट होना शुरू हुआ, और इसने मॉडर्न वर्ल्ड को, आज की जो आधुनिक दुनिया है उसको बनाने में अपना क्या रोल निभाया, क्या किरदार निभाया है। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। हम लोग आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन ना हो पाता अगर ये प्रिंटिंग नहीं होता तो। कैसे लोग पढ़ पाते टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे लोग पढ़ पाते, किसने क्या लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है। ये सारी जो किताबें थी, जो दुनिया को बदलने वाली किताबें थी, ये कैसे लोग पढ़ पाते हैं, कैसे जो आइडियाज है तुम्हारा, जो मॉडर्न आइडियाज है, जो रैशनल थिंकिंग की आइडियाज है, लोगों तक पहुंचती। तो इन सारी चीजों को जो है आज का इंसान नहीं सोचता है, बट सोचना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। कहाँ से? ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया से शुरू हुआ है भाई। क्या है? तो पेपर बनाने की कला सबसे पहले चाइना में आई, लिखने की कला सबसे पहले चाइना में आई, लिखने वाला इंक सबसे पहले चाइना में आया, तो बाकी चीजें काहे पीछे रहेंगी? प्रिंटिंग का भी जो है टेक्नोलॉजी चाइना में ही सबसे पहले आया है। चाइना से ही पहुंचा जापान और कोरिया, चाइना से ही पहुंचा यूरोप, मार्को पोलो नाम का एक ट्रेवलर है, वो लेके गया था, समझे। अब घूमते घूमते हमारे पास भी आया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ईस्ट एशिया से हुई है, बेसिकली 3 कंट्रीज से, चाइना, जापान, कोरिया। हम लोग को चाइना और जापान के बारे में पढ़ना है चैप्टर, कोरिया के बारे में जिक्र नहीं, ठीक है। चलो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्या कि हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या जो है आपका, मतलब जो इसको बढ़ाने में, जो प्रिंट का जो है कल्चर बढ़ा है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, किस तरह से समय के साथ साथ ये चीजें आगे बढ़ी हैं, और किस तरह से प्रिंट ने क्या किया है, सोशल लाइफ, कल्चर, इन सब चीज को जो है प्रभावित किया है, उसमें बदलाव किया है। आदमी का रैशनल थिंकिंग, ठीक है। एक टाइम था जब चर्च जो नियम बना देते थे उसी के अनुसार सब कुछ चलता था, सही या गलत कोई क्वेश्चन नहीं करता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 का याद करो, उसमें तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया मैंडेट ऑफ गॉड बोलते थे कि राजा को राजा किसने बनाया, तो परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, तो उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आगे चल के कुछ थिंकर्स आएंगे जो क्या करेंगे, ऐसी किताबें जो है पब्लिश करेंगे, ऐसा लिटरेचर पब्लिश करेंगे जो उस समय से जो है वेल एस्टेब्लिश जो भी जो है थ्योरीज वगैरह थी उसको क्या करता है, क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आज जो भी आप मॉडर्न दुनिया देख रहे हैं उसमें प्रिंट कल्चर का या फिर प्रिंटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म है। यहाँ पर देखो, ये फिगर है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। किताब बनाना कितना मुश्किल काम होता था, ठीक है। इसको बनाया, इसको इस जो है पोर्ट्रे को किसने जो है डिजाइन किया है या फिर किसने बनाया था, तो नाम है अखलाके नासिरी, 1595 में। इसमें एक रॉयल वर्कशॉप दिखाया जा रहा है 16th सेंचुरी का, जिस समय भारत में प्रिंटिंग नहीं आई है। तो आपको पता है, याद करो क्लास 7 में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पहले उसको कॉपी किया जाता था, उसके लिए स्क्राइब्स होते थे, ऐसा आदमी जो उसको देख करके उतारेगा, ठीक है। तो जब प्रिंटिंग नहीं थी तो उस समय किताबें लग्जरी हुआ करती थी, हर कोई नहीं खरीद सकता था, प्रोसेस काफी लंबा होता था, एक बुक को बनाने में 2-2 ढाई महीने का समय लगता था। अगर बुक बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है तो हो सकता है कि 7-8 महीने भी लग जाए। स्क्राइब बैठ करके उसको प्रॉपरली लिखेगा, उसके बाद कभी कभी हैंडराइटिंग समझने में दिक्कत हो जाए तो कुछ एरर्स भी हो जाते थे कि ओरिजिनल में कुछ लिखा है, आगे कुछ लिख दिया। कैसे होता है कभी कि तुमने कभी अपना होमवर्क जो है नहीं किया,
और किसी फ्रेंड के जो है बुक से कॉपी कर रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड के नोटबुक से कॉपी कर रहे हो। अब उसमें तुमको दिखेगा क्या कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या वर्ड है, तो उससे मिला जुला जो भी वर्ड तुमको आता है तुम वहां लिख देते हो, बिना इस चीज को समझे हुए कि उसका अर्थ बहुत हद तक बदल देगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब स्क्राइब्स वगैरह काम करते थे तो एरर्स होते थे, और जितना ज्यादा उसका ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है, उतना ज्यादा बुक में एरर्स देखने को मिलेगा, समझे। तो उस समय कितना ज्यादा हेक्टिक होता था प्रोसेस, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं, वो जिल्द लगाने का काम कर रहा है, यहाँ पर लिखने का काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए टेक्स्ट को डिक्टेट किया जा रहा है, ठीक है, लिखा जा रहा है, इलिस्ट्रेट किया जा रहा है, मतलब उसको सजाया जा रहा है, ठीक है, उसको बॉर्डर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये तब का है इमेज जब प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी इंडिया नहीं पहुंचा है, समझे। चलिए, फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, पहली कौन सी किताबें जो है प्रिंट की गई, समझे। अब जाहिर सा बात है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा तब की बात अलग है, उस समय बाइबल हुआ है। हम लोग थोड़ा सा पहले देखेंगे, जब हम लोग चाइना की बात करेंगे, कोरिया की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे। तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है कहां पर डेवलप किया गया, चाइना, जापान और कोरिया में, ठीक है। और ये क्या सिस्टम था, ये सिस्टम था बेटा हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम, हाथ से प्रिंट करना। कैसे प्रिंट करते थे, तो सॉरी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हैंड प्रिंटिंग है। अब ये हाथ से प्रिंट करना पड़ता था। फ्रॉम 594 से आपको दिखेगा क्या कि इंडिया में जो सॉरी जो चाइना में जो किताबें हैं वो पेपर को रब करके प्रिंट होनी शुरू हुई, समझे। मतलब पहले क्या होता था, हैंड प्रिंटिंग करने का मतलब क्या, स्क्राइब्स आकर के उतारते थे, मैन्युस्क्रिप्ट है कोई लिखेगा और तब जाकर के बनेगा। फिर क्या हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग डेवलप हुआ। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता था कि जो भी आपने कभी देखा है, एक चीज नोटिस किया है, हम लोग क्या बिहार में बनता है ठेकुआ, उसका एक सांचा होता है, लोग आटा को उस पर ले जाकर के दबाते हैं, प्रिंट उसके ऊपर आ जाता है। तो बस उसी तरह के लकड़ी के सांचे बनाए जाते थे जिसके ऊपर इनग्रेव किया जाता था जो भी लिखना है, और उसके बाद क्या करते थे, उसके ऊपर इंक लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एक पेपर को रखा जाता था और पीछे से हाथ से अच्छे से रब किया जाता था ताकि जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर क्या आ जाए, प्रिंट हो जाए, समझे। लेकिन उस समय दिक्कत क्या था, उस समय के पेपर की क्वालिटी आज जैसे नहीं हुआ करती थी, जो आगे प्रिंट हो रहा है पीछे भी उसके निशान दिख जाते थे। तो आज जो हम बुक्स खोलते हैं, कि आप खोल रहे हो, आप ओवरलिप भी देख रहे हो कि भाई वर्षों पे भी लिखा है, रेक्टो पे भी लिखा है। वर्सो रेक्टो कहने का मतलब पेज का जो है दो हिस्सा होता है, एक सामने वाला एक पीछे वाला, ये हो गया वर्सो, ये हो गया रेक्टो, ठीक है। लेकिन उस समय इस तरह की किताबें नहीं छपती थी, ठीक है। और ध्यान देखो, तो उस समय क्या हुआ कि भाई इंक्ड सरफेस जो होता था वुडन सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर क्या करते थे, पेपर को रब करते थे और जो होता था उसको छाप लेते थे, ठीक है। इसको बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, समझे। इसको बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि दोनों साइड्स क्या होता था, थिन होता था, पोरस होता था, पोरस मतलब उससे इंक जो है रिस सकता है, तो भैया इसको दोनों साइड को जो है प्रिंट करना जो है पॉसिबल नहीं था। जो एक जगह प्रिंट हो रहा है वो दूसरे जगह भी प्रिंट हो जाता था। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अकॉर्डियन बुक का जो है सिस्टम बनाया, अकॉर्डियन बुक या अकॉर्डियन सिस्टम। अब ये अकॉर्डियन बुक क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक पेज देगा मुझे कोई सादा, लाओ एक ब्लैंक शीट। बचपन जो था हमारा उसमें न्यू ईयर के टाइम में अपन क्या करते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे, ठीक है। दे दो मुझे एक पेज, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग बुक क्या होता है, ये है ना, इसको मैंने एक फोल्ड ऐसे लगाया, ठीक है, दूसरा फोल्ड फिर मैं इसके बराबर लगा दूंगा, ठीक है, तीसरा फोल्ड फिर मैं इसके बाद लगा दूंगा ऐसे, ठीक है, और ये चौथा फोल्ड मान ले मेरा ऐसा हुआ, ठीक है। बचपन में ग्रीटिंग कार्ड्स इस तरह के आया करते थे। अब देख, अब ये बुक जब खुलेगी तो ऐसे खुलेगी, ऐसे खुलेगी ना। ये है अकॉर्डिंग बुक, इधर प्रिंट होगा, इधर वाले को नहीं पढ़ना है क्योंकि इधर भी प्रिंट हो रखा है, लेकिन ये मैटर पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि आपने जब उसको प्रिंट किया था बुक को, पहले क्या करते थे, बड़े बड़े पेजेस को प्रिंट करते थे और इस तरह से फोल्ड कर देते थे, और इस तरह से किताबें साइड से स्टिच करके बिकती थी,
तो आपको जब क्या करना है, ऊपर का हटा देना, लकड़ी का जो है ऊपर का कवर होता था, हटाने के बाद आप ऐसे पकड़ करके बुक को पढ़ोगे, ऐसे खुलेगा। दिस इज कॉल्ड अकॉर्डियन सिस्टम। क्लियर? समझ में आया? एक ही साइड पढ़ने का। ये है अकॉर्डियन बुक, ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे लंबी लंबी हुआ करती थी। ठीक है। तो चाइना में दिक्कत क्या हो रहा था कि चाइना में हैंड प्रिंटिंग तो चालू हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भाई पेपर जो है थिन हुआ करते थे, तो जो आगे जो सरफेस पर हमने छापा है वो पीछे भी छप जाएगा। तो ऐसे में दोनों साइड तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग बुक बनाया, उसको फोल्ड कर दिया और उसको स्टिच कर दिया साइड से। ठीक है, ताकि उसको पढ़ना आसान हो जाए, बस आराम से ऐसे खोलो पढ़ो। लंबा भी हुआ होता था, खोलते जाओ ऐसे मोड़ते जाओ, 2 पेज हो गया खत्म, 3 पेज हो गया खत्म, आगे 4 पेज, ये खुलेगा, 5 पेज ऐसे खुलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो बुक लिख दिया है उसमें अकॉर्डिंग बुक, बताया नहीं है कि क्या है। चलो, ठीक है। तो इसको क्या कर देते थे, साइड से स्टिच कर देते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई काफी ज्यादा जो है, आप कह सकते हो क्या कि इसका भी जो है, अब एक तो ये बन गया, इसका बाद इसकी डुप्लीकेटिंग भी होती थी। डुप्लीकेटिंग मतलब इसकी कॉपीज भी बनाई जाती थी। तो उसमें कैलीग्राफर्स आते थे। ठीक है, कैलीग्राफर्स क्या होते थे भाई, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने वाले लोग। ठीक है, तो सुपरबली स्किल क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी। क्योंकि अब ये किताब जो है, क्लियर पता चल रहा है ना भाई कि ऊपर से भाई हम लोग को पढ़ने का है, तो आसानी से एकदम एक्यूरेसी के साथ उसको कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, तो कैलीग्राफर क्या करते थे, अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में उसको आराम से क्या कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, अब स्टार्टिंग में जो किताबें हुआ करती थी, वहां उस समय देखोगे चाइना में कोई पब्लिशिंग हाउस जैसा नहीं है कि भाई लोकल पब्लिशिंग हाउस प्राइवेटली कोई काम कर रहा है, सब कुछ स्टेट ओन्ड था। सरकार अपने अंडर क्या करती थी, पब्लिश करवाती थी कुछ किताबें। ठीक है, जो इंपीरियल स्टेट होता था उस समय, चाइना में क्या है, राजतंत्र है, समझे? तो जो इंपीरियल स्टेट था चाइना में, ठीक है, बहुत लंबे समय तक यही क्या करते थे भाई, तो प्रिंटेड मटेरियल के प्राइम प्रोड्यूसर थे। यही सबसे ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल जो है प्रोड्यूस करवाते थे। काहे प्रोड्यूस करवाते थे? क्योंकि चाइना में उस समय नियम था कि अगर किसी को भी सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी जीएस का बन जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स किस कंट्री ने कंडक्ट करवाए हैं, तो चाइना ने कंडक्ट करवाए हैं। समझे? तो भाई चाइना के पास जो है बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। अब उसके लिए उनको बार बार क्या करना पड़ता था, रिक्रूटमेंट करना पड़ता था। ठीक है, जो पर्सोनल होंगे, जो अधिकारी होंगे, ठीक है, जो काम करेंगे अलग अलग जो है पदों पर, उनको क्या करना पड़ता था, नौकरी पर रखना पड़ता था। उसके लिए जो है सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे। और उसके लिए, उसकी तैयारी अगर करनी है, तो उसके लिए ये किताबें, इंपीरियल स्टेट ही मतलब राजा ही जो होता था उसके अंडर में जो है ये किताबें छपती थी। समझे? ठीक है, तो ये किताबें जो है टेक्स्ट बुक इन एग्जामिनेशंस के लिए क्या किया जाता था, प्रिंट किया जाता था बहुत ज्यादा नंबर में। और इसको कौन स्पॉन्सर करता था, सारा खर्चा कौन उठाएगा इसका, इंपीरियल स्टेट उठाएगा। ठीक है, 16 सेंचुरी से आप देखोगे क्या कि भैया एकदम से क्या हुआ कि जो कैंडिडेट्स का नंबर था उसमें काफी ज्यादा बूम आ गया, और ज्यादा कैंडिडेट्स आने लगे, जिसके कारण क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ प्रिंट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चाइना में सबसे पहले क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले प्रिंटिंग चाइना में शुरू हुई। ठीक है, और चाइना में क्यों शुरू हुई, चाइना में स्टेट ओन्ड थी प्रिंटिंग। क्यों स्टेट ओन्ड थी? क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे और उसके लिए किताबें छपती थी। 17 सेंचुरी तक आते आते चाइना में अर्बन कल्चर बूम होना शुरू होगा। अब अर्बन कल्चर बूम होने का मतलब क्या होता है, जितने भी जो आप कह सकते हो जो शहर के जो है तुमको जो फीचर्स होते हैं वो आ जाता है, माने ट्रेड वेड ज्यादा फ्लोरिश करेगा, मार्केट ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ठीक है, उसका असर भी पड़ेगा। कहां पर अभी तक प्रिंट का इस्तेमाल सिर्फ क्या हो रहा है भाई, पढ़ने के लिए हो रहा है, प्रिपरेशन करने के लिए हो रहा है। तो मतलब कुछ एक पार्टिकुलर वर्ग है, ठीक है, जो एक पार्टिकुलर वर्ग ऑफ एस्पिरेंट्स है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। एक और पता चलता है भाई कि भैया एक बात पता हम लोग को ये भी चलता है कि भाई जो बुक्स है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब कुछ खास सब्जेक्ट के लिए ही किताबें बनाई जा रही हैं, जिसकी जरूरत इनके लिए होगी। हो सकता है लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता हो सकता है पोइट्री नहीं पढ़ाया जाता हो।
सिर्फ ह्यूमैनिटीज का किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब छपता हो। ठीक है, तो हम लोग को कुछ बात समझ में आता है कि भाई अभी जो है, जो आपका ये लिमिटेड है काफी हद तक, जो प्रिंटिंग है, समझे, लिमिटेड जो है, इसके पढ़ने वाले भी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बस वही पढ़ रहे हैं, आम आदमी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही अर्बनाइजेशन चाइना में आना शुरू होगा, मतलब जो चाइना के शहर है वहां पर मार्केट्स डेवलप करेंगे, ट्रेड कॉमर्स डेवलप करेगा, जो भी अर्बनिज्म का फीचर है सब वहां पर आना दिखना शुरू होगा, तो उसका असर प्रिंट पे भी पड़ेगा, प्रिंट का भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अब खाली स्कॉलर और ऑफिशियल्स प्रिंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किताबों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मर्चेंट्स भी कर रहे हैं अपना डेली लाइफ में। मिठाई का दुकानदार बाहर एक प्रिंट करा करके लगाए हुए रेट, समोसा इतने रुपए पीस, ठीक है, फलना मिठाई इतने रुपए पीस, रसगुल्ला इतने रुपए पीस, एक बार प्रिंट करके लगा दिया, है ना। व्यापारी कर रहा है इसका इस्तेमाल, मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन एवरीडे लाइफ, अब मर्चेंट्स भी करना शुरू कर दे रहे हैं। ट्रेड इंफॉर्मेशन भी आसानी से कलेक्ट हो रहा है, प्रिंट के द्वारा पता चल रहा है किस चीज का भाव क्या है कि नहीं। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि भाई अब एक ऐसा समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि रीडिंग एक लीजर एक्टिविटी हो जाएगा। लीजर एक्टिविटी मतलब खाली टाइम में लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए लोग पढ़ रहे हैं। तो उस समय आज के तरह लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, तो लोगों ने क्या किया, वहां पर जैसे जैसे अर्बन कल्चर चाइना में डेवलप हुआ है, व्यापारी लोग भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया प्रिंट का। अब जो आम आदमी जब खाली बैठा है तो भाई क्या करेगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसने भी अपने लीजर टाइम में पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो नया, जो उसके बाद जो आप देखोगे रीडरशिप हुआ, जो नए पढ़ने वाले लोग आए, इन्होंने किस चीज को ज्यादा प्रेफर किया। अब जाहिर सा बात है, बच्चों को अगर तुम हिस्ट्री की किताबें दे दोगे ला करके, पढ़ना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? कॉमिक बुक अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों? उसमें पिक्चर वगैरह सब कुछ बना हुआ है। बच्चों की किताबें देखना, उसमें लिखा कम रहेगा, पिक्चर ज्यादा होते हैं। तुम जिस स्टेज में हो, तुम्हारा 4-5 पेज के बाद कहीं एगो फोटो दिख रहा है, ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो पूरे किताब में एक भी पिक्चर नहीं होगा। विजुअलाइजेशन पावर पर सब कुछ बेस्ड है वहां पे, ठीक है। तो जब जाहिर सा बात है कि जब इस तरह का ऐसा लोग जो है जब डेवलप हो गया, जो अपने खाली टाइम में पढ़ना चाह रहा है, तो इनका अपना अपना जो है प्रेफरेंस था। किसी को क्या अच्छा लगता था? फिक्शनल नैरेटिव अच्छा लगता था, कल्पना पर आधारित कोई भी कहानियां वगैरह है वो पढ़ते थे लोग, ठीक है। पोएट्री जो है किसी को पसंद है, ठीक है। कुछ लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग एंथोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, लिटरेरी जो मास्टरपीस वगैरह है वो सब पढ़ रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन टाइप का, जैसे विलियम शेक्सपियर का जो है रोमियो जूलियट। मतलब वो नहीं हुआ होगा उस टाइम में, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि उस समय इस तरह की भी किताबें होंगी जो लोग पढ़ रहे हैं। जो रोमांटिक प्लेस है, ये सारी चीजें पढ़ी जाने लगी, जिसका जैसा इंटरेस्ट हो, है कि नहीं। अब जब इतना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, तो जो अमीर वर्ग की, अमीर घर की जो महिलाएं हैं वो भी पढ़ने लगेंगी। बहुत सारी महिलाएं महिलाएं ऐसी होंगी जो पढ़ना लिखना जानती थी, वो खुद से अपनी पोइट्रीज लिखेंगी और उसको जो है पब्लिश करवाएंगी, प्लेज लिखेंगी, पब्लिश करवाएंगी। मतलब महिला भी पढ़ रही है और लिख भी रही है, ठीक है। जो स्कॉलर ऑफिशियल्स होते थे, बड़े बड़े जो है पदों पर जो रहते थे, उनकी जो पत्नियां थी, वो भी अपने घर के कामों के बारे में लिखती थी, उनका जो काम होता था, उनका जो दैनिक जीवन होता था, उनके बारे में लिखती थी। इवन जो वैश्याएं वगैरह होती थी, कोटेशंस का मतलब होता है वैश्या, या जिसको तवायफ वगैरह बोलते हैं, वो लोग भी अपने जो है जीवन के बारे में लिख रहे हैं कि उनका जीवन कैसा है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे जो है तुम्हारा कम्युनिटी बढ़ी, जैसे जैसे प्रिंटिंग जो है अलग अलग जो है लोगों तक पहुंचा, तो उसके साथ अलग अलग इंटरेक्शन भी हुआ। किसी ने पढ़ना शुरू किया, किसी ने लिखना शुरू किया, क्योंकि भाई जब तक कोई लिखेगा नहीं, कोई पढ़ेगा कैसे, है कि नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। अभी ये सारी चीजें चाइना में ही हो रही हैं, अभी जापान नहीं गए हम लोग। चलिए, अब देखो ये जो नया रीडिंग कल्चर बढ़ा, अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इसमें नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक पहुंचा चाइना में। मतलब जब मैकेनिकल प्रेस वहां पर बन गया यूरोप में, तो यूरोप से चाइना मैकेनिकल प्रेस पहुंच गया, ठीक है। अब इसको देखो, हम लोग कंट्री वाइज पढ़ रहे हैं। अब ऐसा मत समझना कि फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर जापान में तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से शुरू करेंगे,
तो इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है भाई। चाइना में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्रिंटिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से शुरू हुआ था। अभी क्या होगा, जब ज्यादा जो है रीडर्स आ जाएंगे और उस समय पता चलेगा कि भाई कहीं पर इससे बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो चाइना में भी आ जाएगी। कुछ लोग आएंगे, खरीद करके ले आएंगे, प्रिंटिंग वहां शुरू होगा उस हिसाब से। ठीक है। तो आपको देखिए क्या कि भैया जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक था, यानी जो मैकेनिकल प्रेसेस थे, उसको इंपोर्ट करना शुरू किया गया 19th सेंचुरी तक। ठीक है। अब वहां से जो है, ठीक है, यहाँ पर अब आप देखोगे उस समय क्या है, चाइना के साथ बहुत सारे जो है देशों का ट्रेड भी शुरू हो गया है। तो बहुत सारे जो है जो जो कह सकते हैं यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने अपने अपने जो है ट्रेड आउटपोस्ट बनाए हुए थे यहाँ पर चाइना में। तो सांघाई क्या हो गया भाई, नए प्रिंट कल्चर का जो है हब बन गया। यहाँ पर अब खूब जो है लार्ज स्केल मैकेनिकल प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है। और जो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स है, उसके लिए भी जो है किताबें वगैरह छप रही हैं यहीं पे, उसको भी काफी ज्यादा केटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो चाइना में हमने क्या देखा कि भैया हैंड प्रिंटिंग से शुरुआत हुई थी। कि पहले हैंड प्रिंटिंग का मतलब क्या होता था, स्कॉलर्स आकर के लिख दिए, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आया। उसका धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, चाइना में ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ मैकेनिकल प्रिंटिंग तक। चाइना का पार्ट यहाँ पर हो जाता है खत्म। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। ये देखो डायमंड सूत्रा। ठीक है। डायमंड सूत्रा क्या है? तो जापान में सबसे पुराना जो प्रिंटिंग किताब हम लोग को मिला है, यही है डायमंड सूत्रा। अब पूछोगे कि भैया चाइना से जापान कैसे पहुंचा? याद रखना, सबसे पहला पेपर चाइना में बना, सबसे पहला इंक चाइना में बना, लिखने की कला सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई है। और प्रिंटिंग का सबसे पुराना जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो भी कहाँ डेवलप हुआ है? चाइना में। लेकिन आपको पता है कि चाइना से बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे। ह्वेनसांग भी इंडिया आया था, फाइयान आया था, है कि नहीं, जिसको जुआंग जैंग बोलते हैं हम लोग। तो उन्हीं तरह के कुछ बुद्धिस्ट मंक्स ने, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, मिशनरी का काम क्या होता है? धर्म प्रचार करना। तो जो बौद्ध मिशनरीज थे, वो चाइना से कहाँ पहुंचे? जापान। और उन्होंने अपने साथ क्या किया? अपने साथ किस चीज की टेक्नोलॉजी लेकर के आए? हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी लेकर के आए। ठीक है। कब? 1768 से 770 तक। और जो सबसे पुरानी किताब है जो प्रिंट हुई है, ठीक है, कब प्रिंट हुई थी? 868 एडी में। उसका नाम है क्या? डायमंड सूत्रा। ये बौद्ध ग्रंथ की ही किताब है, इसमें 6 पेजेस है। काहे हंसी आ रहा? ठीक है। इसमें क्या है भाई? 6 शीट्स है टेक्स्ट के, और वुड कट इलिस्ट्रेशन इसमें बने हुए हैं। पिक्चर्स जो है उस टाइम में किस चीज पर छपने लगी अब? ठीक है, टेक्सटाइल्स पर भी, कपड़ों पर भी बनना, चूंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई। ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जब वहां पर आ गई, तो आपको पता नहीं होगा, आपके यहाँ भी एक आज आज के टाइम में भी एक साड़ी बनती है, जिसको मूंगा कोटा बोलते हैं शायद। ठीक है। जिसको मूंगा कोटा बोलते हैं, वो आज भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ही बनती है। बड़ा सा साड़ी जो होता है प्लेन, उसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद उस पर वुड ब्लॉक को जो है प्रेस किया जाता है, प्रिंट हो गया, फिर उसके बगल में ले जाकर के एकदम बराबर से सटीकता से प्रेस किया जाता है। ऐसे रिपीटेशन करने से क्या होता है, आपका साड़ी पर पूरा प्रिंट आ जाता है। समझे? तो जब प्रिंटिंग वहां पर पहुंचा, तो प्रिंट खाली पेपर तक का ही रहेगा, टेक्सटाइल्स पर भी प्रिंट होना शुरू हो गया। ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, ताश के पत्ते जो होते हैं, जो पेपर मनी है, वो भी प्रिंट होना शुरू हो गया। अब आ जाओ मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड में आप देखोगे क्या कि जो पोएट हैं, जो प्रोज राइटर्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं भाई, उनका भी जो भी लिखा हुआ सामान सब है, वो भी क्या हो रहा है? पब्लिश हो रहा है। ठीक है। अब जब प्रिंटिंग आ गई, तो जाहिर सा बात है कि भाई किताबें सस्ती हो जाएंगी, अबंडेंट हो जाएंगी, टाइम भी कम लगेगा। पहले के टाइम पे स्क्राइब बैठता था, तो एक किताब को लिखने में कितना टाइम लगाता था? 1.5 2 महीना, 3 महीना, डिपेंडिंग कितना किताब है। अब जब प्रिंटिंग आ गया, तो जल्दी 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 हमारे पास वुड ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। एक किताब में 30 पेजेस है, 30 गो वुड ब्लॉक है। ठीक है। हर एक लकड़ी के ऊपर पर पेज का हिसाब से लिखा हुआ है। आपको पेज पर क्या करना है? प्रिंट करना है, रब करना है, हटाना है, प्रिंट करना है, रब करना है, हटाना है। सूख गया, सबको स्टिच करो, किताब बना दो। समझे? ठीक है। तो अब देखो, तो जब विजुअल मटेरियल का जो है प्रिंट शुरू हो गया, मतलब डिजाइन्स, पिक्चर, ये सब जो देखने में सुंदर लगे, तब आपको दिखेगा क्या कि भाई पब्लिशिंग प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, या इंटरेस्टिंग हो गया, नॉट इंटेलिजेंट। मतलब जो किताबें पब्लिश होने लगी, उसमें भी काफी ज्यादा जो है लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब खूबसूरत बॉर्डर्स आपको दिखेंगे।
ठीक है, यहाँ पर देखो। तो अब लेट 18 सेंचुरी में, ठीक है, जो अर्बन सर्कल से ईडो का, ईडो क्या है, आज का टोक्यो शहर, ठीक है, टोक्यो का पुराना नाम क्या है, ईडो है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, तो लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग्स का इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एलिगेंट अर्बन कल्चर है उसको दिखाया जा रहा है कि शहरी जीवन कैसा होता है। शहरी जीवन में कुछ भी, आज के डेट में क्या होता है, किसी को शहरी जीवन के बारे में बनाना होगा तो ट्रैफिक का पिक्चर बना देगा कि भाई ट्रैफिक लगा हुआ है, साइड में कुछ लोग समोसा खा रहे हैं, कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं, ऐसा करके, ठीक है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस का पिक्चर बना देगा। तो इसी तरह का आप देखोगे क्या, कि भैया जो एलिगेंट अर्बन कल्चर है उसके ऊपर पिक्चर्स बनने लगी, ठीक है, आर्टिस्ट, कोटिशंस, कोटिशन का मतलब पहले ही बता दिया मैंने तुमको, जो वैश्या वगैरह होती है, ठीक है, उनका। टी हाउस गैदरिंग्स होती थी। टी हाउस गैदरिंग मतलब पहले लोग चाय पर आकर के बैठते थे, तो उस पर जो है उसका भी अपना एक एटिकेट होता था, शिष्टाचार। चाय का प्लेट उठा करके सॉसर में जो है रख करके तो फूक फूक के पीने वाला सिस्टम। हमारे देश में लोग को ये भी नहीं पता, लोग बिस्किट उसमें सर्व कर देते। सॉसर इस्तेमाल किया जाता है चाय पीने के लिए, समझे, कप से जो है उस प्याली में डाल के ताकि ठंडी हो जाए तब आप चाय पीते। आजकल बस एक फैशन है, बस रख के देने का, कोई इस्तेमाल नहीं करता उसको। चलिए, तब देखो, तो लाइब्रेरीज और जितने भी बुक स्टोर्स थे सब भरने शुरू हो गए हैंड प्रिंटेड मटेरियल, जो कि अलग अलग टाइप्स की थी, जिसमें किताबें हो गई महिलाओं के ऊपर, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर किताबें, कैलकुलेशंस के ऊपर किताबें, टी सेरेमनी जो हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट्स, ठीक है, इके बना आपको पता होगा, जापान में, जापान में अलग अलग तरह के फूल का अरेंजमेंट करके लोग डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं इके बना। तो उसके ऊपर किताबें बनने लगी, जो प्रॉपर एटिक्वेट है कि आदमी का शिष्टाचार कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक आदमी को परफॉर्म करना है, किस तरह से एक औरत को परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें उस पर बुक्स आने लगा, कुकिंग के ऊपर बुक आने लगा, फेमस प्लेसेस के बारे में जो है बुक्स आने लगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है जापान में जो है तुमको रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ है। अब देखो ये त्रिपिटका कोरियाना है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब लकड़ी के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, किताबें नहीं है, लकड़ी के ब्लॉक्स रखे हुए हैं। जो एंशियंट टाइम में जो किताबें प्रिंट होती थी, तो ये रखा हुआ है कि जब प्रिंट करने का जरूरत होता था तो इन्हीं ब्लॉक्स को निकाला जाता था, इंक लगाया जाता था और पेपर उसके ऊपर डाल करके ब्लॉक करके निकाल दिया जाता था। देखो यहाँ पे, बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स ऑफ द त्रिपिटक कोरियाना, ठीक है, कोरियन कलेक्शन है तुम्हारा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का। तो यहाँ पर लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स इनग्रेव करके रखा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में इसको जो है इंक्लूड कर लिया गया था 2007 में, समझ गए। तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो भैया ये सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से क्वेश्चन डाल देगा। आ जाओ कितागावा उतामारो की बात करते हैं हम लोग। कितागावा उतामारो क्या है, इसी टाइम में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं। इनका जन्म हुआ था टोक्यो में, यानी ईडो में 1753 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितागावा उतामारो के बारे में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है। तो क्या है भाई, तो ईडो में 1753 में जो है इनका जन्म हुआ है। इनको किस चीज के लिए हम लोग जानते हैं, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, इनका जो भी योगदान है, किस चीज में, आर्ट में, इन्होंने एक खास तरह का आर्ट फॉर्म ही डेवलप किया था जिसको कहते हैं उकियो, ठीक है। इस उकियो शब्द का मतलब क्या होता है, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड है। ये क्या है भाई, फ्लोटिंग वर्ल्ड, तो कुछ नहीं है, जो आम आदमी का ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होता है, डे टू डे जो है जिंदगी में इंसान क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, बस उस चीज के बारे में ये बनाते थे, खासकर अर्बन इलाकों के बारे में, कि शहरी क्षेत्र में इंसान कैसे रहता है, कैसे एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, उसके बारे में ये पिक्चर्स बनाते थे। और ये खास तरह का आर्ट फॉर्म ही इन्होंने डेवलप कर दिया था, जिसका नाम क्या था, उकियो। तो कितागावा उतामारो के बारे में क्या याद रखना है कि भाई रिनोन्ड आर्टिस्ट थे, जन्म कहाँ हुआ था, ईडो में हुआ था, कब हुआ था, 1753 में। नया आर्ट फॉर्म डेवलप किया उकियो, क्या था कि भैया उकियो क्या है भाई, तो जो भी आम आदमी का, जो शहरी क्षेत्र के आम आदमी का ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर बेस्ड क्या होता था, पिक्चर्स होते थे, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। चलिए, ये प्रिंट्स जो है तुमको इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि उस समय यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गए, यूरोप तक पहुंच गए, और इसको देख करके वहां के बहुत सारे आर्टिस्ट भी इंस्पायर हुए, और उन्होंने भी इस तरह की जो है प्रिंटिंग करनी शुरू कर दी, पिक्चर्स बनाने शुरू कर दिए। और उसमें से तीन का नाम आपको याद रखना है, मैनेट, मोनेट और वैन गॉग।
मैनेट, मोनेट और वैन गॉग। तो वहां पर देखोगे, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर ये तो काम खत्म हो गया आपका, कितागावा उतामारो के बारे में कहानी खत्म है। अब देखेंगे पब्लिशर्स कैसे करते थे भाई काम। ये जो वुड ब्लॉक्स बनाए जाते थे, ये बनाए कैसे जाते थे, ठीक है। तो एक पब्लिशर का नाम है जिसका नाम है सुताया जुजाबुडो। सुताया जुजाबुडो, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। तब यहां से ये वाला जो आपको पैराग्राफ का हिस्सा है, इससे पता क्या चलेगा कि वुड ब्लॉक बनाया कैसे जाता था, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है, जिसके ऊपर क्या बनना है, वुड ब्लॉक बनना है, चाहे किताबें हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, पैम्पलेट वगैरह कुछ भी, समझे। अब आर्टिस्ट को कमीशन किया जाएगा, जो पूरा जो है थीम का आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। मतलब उसको एक पेज पर जो कुछ भी लिखना है, ठीक है, उसको बहुत सुंदर से लिखेंगे, बहुत बढ़िया से उसका जो है डिजाइनिंग वगैरह बना करके वो पेज दे देंगे, ठीक है। अब ये पेज जाएगा किसके पास, वुड ब्लॉक कार्वर के पास, ठीक है। और वो क्या करेगा, उस ड्राइंग को एक लकड़ी के ऊपर रखेगा, चिपकाएगा, और उसके बाद छेनी हथौड़ी से, चीजल वगैरह से, ठीक है, उसको जो है पूरा उस पर खोदना शुरू करेगा। अब इसमें तो ओरिजिनल ड्राइंग डैमेज हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल डैमेज हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो देन स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर पेस्टेड द ड्राइंग ऑन द वुड ब्लॉक एंड कार्व्ड अ प्रिंटिंग ब्लॉक टू रिप्रोड्यूस द पेंटर्स लाइंस। जो पेंटर का जैसा जैसा लाइन है उसके ऊपर एक प्रिंटिंग ब्लॉक जो है बना देगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ओरिजिनल ड्राइंग खत्म हो जाएगी, जो प्रिंट्स है उसके वही बच जाएंगे, जो प्रिंट था उसके पीछे वही बच जाएंगे, और उसी वुड ब्लॉक पर अब क्या होगा, कलर लगा लगा के छपाई किया जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये पूरा जो है कितागावा उतामारो के बारे में नहीं है, यहां से यहां तक कितागावा उतामारो के बारे में है, और यहां से ये बताया जा रहा है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब जो है वुड ब्लॉक बनाया कैसे जाता था। गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत। अरे भाई ऐसे एनसीईआरटी कोई नहीं डिकोड कर सकता, ये तो टैलेंट है। चलिए, ये देख लीजिए, ओकियो प्रिंट है, कितागावा उतामारो बनाए थे। एक लड़की है जो शीशे में अपना चेहरा देख रही है, शहर की लड़की है इसलिए आपको एकदम वेल फर्निश दिखेगी, गांव की लड़की होती तो खेत में भी जो है जा करके फसल काट रही होती। चलिए आगे देखते हैं, ये भी देख लो, सनमैन कुबो। सनमैन कुबो ने जो है लेट 18th सेंचुरी में जो है ये पिक्चर बनाई थी, मॉर्निंग सीन, कि सुबह के टाइम में जो है शहर के लोग क्या क्या करते हैं, तो वो बना हुआ है, देख लो यहाँ पर। वुमेन क्या कर रही है, कोई चाय बना रही है, ठीक है, कुछ अलग जो है डोमेस्टिक ड्यूटी जो है कर रही है। अब मस्त जो है आदमी खिड़की पर बैठ करके चाय का जो है आनंद ले रहा है। कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो, अब हमने कहाँ कहाँ पर लिया, मैंने बताया था प्रिंट की शुरुआत कहाँ से हुई, चाइना से, जापान पर लिया तो यूरोप आ जाएगा। यूरोप कौन लेकर के आएगा, मार्को पोलो, इटालियन जो है ये ट्रैवलर है, समझे। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि यूरोप चाइना से या फिर जो है जापान से काफी ज्यादा दूर था, ईस्ट एशिया से इसका कोई संपर्क नहीं था, बहुत लंबे समय से व्यापार हो रहा है। सिल्क रूट का नाम सुना होगा आपने, तो सिल्क रूट के द्वारा जो है सिल्क हो गए, मसाले हो गए, चाइना से जो है यूरोप तक जा रहे थे, ठीक है, किस रास्ते से, सिल्क रूट से। 11th सेंचुरी में आप देखिएगा क्या, कि चाइना का पेपर यूरोप पहुंचा इसी रास्ते से, क्यों, क्योंकि पेपर सबसे पहले चाइनीज लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो वहां से पेपर यूरोप पहुंचा। उसी तरह आप देखिए क्या, जब पेपर यहाँ पहुंच गया तो भैया मैन्युस्क्रिप्ट बनना आसान हो गया, कि लोग अब लिख लिख करके क्या कर सकते हैं, किताबें वगैरह बना सकते हैं। तो मतलब स्क्राइब्स जो है आने लगे भाई, ठीक है। यूरोप में अब स्क्राइब्स हैं जो क्या करेंगे, लिखेंगे, कॉपी करेंगे जितने भी जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं। पहले के टाइम में जब प्रिंटिंग नहीं था तो कोई भी किताब किसी को पढ़नी है, तुमको रामायण पढ़ना है, क्या करोगे, ओरिजिनल रामायण एक के पीस है, तो जाओ किसी बुक स्टोर वाले को ऑर्डर दो, एडवांस पैसा दो, और उसके बाद फिर आराम से वो रामायण लिखवाएगा किसी से, और 2-3 महीना के बाद तुम्हारे हाथ में रामायण मिलेगा, समझे। तो प्रिंटिंग तो था नहीं उस समय, तो मैंने पहले ही बताया पेपर सबसे पहले चाइना में बना, लिखने की कला भी सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई, जो इंक और पेंसिल जो भी कहते हो तुम लोग, पेन वगैरह सब,
ठीक है, और वहां से पहुंचा यूरोप, यूरोप में पहुंचा तो यूरोप में भी क्या हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनने लगे, स्क्राइब्स आ गए। 1295 द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्को पोलो जो क्या है भाई, एक इटालियन एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये वापस आया इटली, ठीक है, चाइना को बहुत साल तक जो है एक्सप्लोर करने के बाद ये आदमी कहाँ पहुंचा, इटली। और जब पहुंचा तो अपने साथ साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी लेके चला गया, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा है ऊपर में कि चाइना के पास क्या था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी बहुत पहले से था। मार्को पोलो जो है ये नॉलेज लेकर के कहाँ पहुंचा, इटली पहुंचा, और अब इटालियन लोग भी क्या करने लगे हैं, वुड ब्लॉक पर प्रिंटिंग शुरू कर दिए, और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी यूरोप के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच गई। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी यूरोप में पहुंची तो क्या यूरोप के सारे वर्गों ने इसको एक्सेप्ट किया, नहीं। यूरोप में जो एलीट क्लास था, जो पैसे वाला वर्ग था, ठीक है, वो बिल्कुल भी ये प्रिंटेड जो है, जो भी तुम्हारा मटेरियल होता था उसको सपोर्ट नहीं करता था। उनको लगता था कि भैया ये मतलब बहुत सस्ती चीज है गरीबों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, एक खास तरह का पेपर होता था जिसको वेलम बोलते हैं। तो जो लग्जरी एडिशंस होते थे, ठीक है, उसको अभी भी हाथ से ही लिखा जा रहा है, और एक खास तरह के जो है पेपर पर, इसको वेलम कहते हैं। और वेलम किस चीज से बना होता था, चमड़े से बना होता था, ठीक है। तो ये चमड़े से बना होता था, और इसको इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई, तो जो रिच एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जो मोनास्टिक लाइब्रेरीज जो बहुत पैसे वाली होती थी, ठीक है, जो क्या करते थे, इस तरह के प्रिंटेड मटेरियल का, जो नया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आया, इसका बड़ा मजाक उड़ाते थे, ठीक है, उसको चीप वल्गैरिटीज मानते थे। तो कहने का मतलब है कि जब यूरोप में आया है प्रिंटिंग, तो ऐसा नहीं है कि सारे वर्गों ने एक बार उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अभी भी जो अमीर लोग हैं उसको क्या मानते हैं, वह सस्ता सामान है, कौन खरीदेगा, गरीबों के लिए, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, आम आदमी को हुआ, क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग सस्ती थी। तो जब कोई चीज सस्ती हो जाएगी, शुरू में जब फोन आया था तो सिर्फ पैसे वाले लोग लेके घूमते थे, आज रिक्शा वाला भी आईफोन लेके घूम रहा है, क्योंकि समय के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाती है और सस्ती होते चली जाती है। वही चीज यहाँ भी हुआ, मर्चेंट और स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के, ठीक है, टाउन्स में, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ, वो खरीदने लगे, कौन, जो चीपर प्रिंटेड कॉपीज थी। पहले जहां पर ये बेचारे हैंड रिटन जो किताबें हुआ करती थी उसको नहीं खरीद पाते थे, अब ये प्रिंटेड जो वुड ब्लॉक प्रिंटेड किताबें हैं उसको खरीद रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे, अब जाहिर सा बात है कि जब कोई चीज सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है डिमांड जो है बढ़ा बुक्स का, तो पूरे यूरोप में जो बुक सेलर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि भैया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया दूसरे देशों को, क्या, किताबें। तो जब एक्सपोर्ट होना शुरू होगा तब क्या होगा भाई, इस देश का लिटरेचर उस देश में जाएगा, उस देश की कोई ये जो है तुम्हारी क्या कहते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर किताब इस देश में आएगी, और तब क्या होगा कि भाई जो लिटरेचर हो गया, या फिर जो उस समय के जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो पोएट्स वगैरह थे, उन सब की क्या होगी, जो क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। चलिए, तो अब देखो अब क्या होने लगा, जब डिमांड बढ़ी तो भाई लोग अब बुक फेयर भी लगाना शुरू कर दिया, अलग अलग जगह पर अब किताब का मेला लग रहा है। आपके पटना में भी लगता है बुक फेयर, ठीक है, आप चाहो तो जा सकते हो। उसके बाद देखो ये क्या, कि अब देख लीजिए, तो जो प्रोडक्शन था आपका हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, तो इन लोगों ने भी क्या किया कि भाई अलग अलग तरीके अपनाए जिससे जो एक्सपेंडेड डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि भैया उसको प्रिंटिंग अकेले जो है पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रिंटिंग जो प्रिंटेड किताबें हैं उसको कौन ज्यादा उससे फायदा उठा पा रहा है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन अमीर लोग अभी भी क्या चाह रहे हैं कि हमको हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट मिले। और जब पता चला कि भाई कोई फेमस किताब इस देश से इस देश में आई प्रिंट होकर के, और कोई अमीर आदमी देख लिया कि बड़ा बढ़िया किताब लग रहा है तो, लेकिन वो पढ़ेगा कैसे, क्योंकि उसको अपना अमीरी भी दिखाना है ना। अगर वो किताब खरीद के पढ़ेगा गरीब हो जाएगा फिर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया जो प्रोडक्शन है हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का, वो भी तुमको क्या होगा, अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी। अब उस देश का अमीर को इस देश का किताब चाहिए, तो बुक सेलर सब क्या करना शुरू कर दिया, ठीक है, स्क्राइब्स को रखना शुरू कर दिया। स्क्राइब्स या जो स्क्रीन हैंड राइटर्स थे,
ठीक है, जो कि हाँ, अब जो है एक टाइम में सिर्फ जहां पर कोई अमीर आदमी उसको अपना पर्सनली एम्प्लॉय करता था अपने लिए किताब लिखवाने के लिए, अब जो है जितने बुक सेलर्स हैं वो भी उनको क्या करेंगे, एम्प्लॉय करना शुरू कर देंगे। पहले के टाइम में, ठीक है, जो स्क्राइब होता था ना, बड़ा बड़ा अमीर लोग अपना पर्सनल रखता था कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम मेरे लिए खाली किताब लिखेगा। लेकिन जब डिमांड बढ़ी तो जो बुक सेलर्स थे उन लोगों ने भी स्क्राइब्स को रखना शुरू कर दिया। उस टाइम में एक जो है बुक सेलर के पास, ठीक है, लगभग 50 स्क्राइब्स हुआ करते थे। तो आप अंदाजा लगा लो कि भाई किताब की क्या डिमांड रही होगी। समझे? कोई दिक्कत समझने में? चलिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि भैया हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है तुम्हारा, उसमें टाइम लगता है। लिखना तो पड़ेगा ना भाई, लिखने में तो समय लगता है, प्रिंटेड जैसा तो मिलेगा नहीं आपको। तो वही बात है, तो बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। इतनी ज्यादा डिमांड थी कि इतना स्क्राइब रखने के बावजूद भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कॉपी को करना क्या था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम था, लेबोरियस काम था, मेहनत लगता था, टाइम लगता था। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है फ्रजाइल हुआ करती थी। हाथ से लिखा हुआ जो है कागज थोड़ा फ्रजाइल होता है, कीड़ा खा सकता है, ज्यादा लंबे समय तक रह गया, प्रॉपरली नहीं रखोगे तो। पानी वानी पड़ गया तो हो गया, धुल गया, कहानी खत्म। इंक पेन चलता था पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये सब जो है हैंडल करना इसको काफी ज्यादा ऑकवर्ड होता था। दूसरा बात है क्या, कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था। तो इसीलिए इस तरह के किताबों का सर्कुलेशन काफी ज्यादा लिमिटेड रहा। हाथ से लिखा हुआ जो भी किताब है वो काफी ज्यादा आपको लिमिटेड दिखेगा, कि बहुत ज्यादा जो है ये नहीं हो पाया। लेकिन प्रिंटेड, जो प्रिंटेड मटेरियल था उसी टाइम पर देखो कि काफी ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी किताबों की, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई क्या क्या हुआ था जिसके कारण जो है आपको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है पॉपुलर हो गया मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। तो आपको जवाब में यही देना है कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पहला बात क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, हेक्टिक जॉब है। दूसरा बात, जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी, दे वर नॉट इजी टू हैंडल, उसको मेंटेन करना ये सब काफी ज्यादा मुश्किल था। और इसके एडवांटेजेस क्या थे, सस्ता था। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था। आप हाथ से लिखोगे एक पेज इतना बड़ा हो जाएगा, प्रिंट करोगे वही पेज छोटा हो जाएगा एकदम, है कि नहीं? तो 15 सेंचुरी तक आते आते जो वुड ब्लॉक्स थे उसका इस्तेमाल यूरोप में काफी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा भाई, किस चीज पर हो रहा है भाई, किताबों पर तो हो ही रहा है, पेपर पर तो हो ही रहा है, टेक्सटाइल्स पर भी प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, प्लेइंग कार्ड पर भी होना शुरू हो जाएगा, जो रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह होते थे, ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर भी जो है, ठीक है, होना शुरू हो जाएगा। रिलीजियस पिक्चर्स के नीचे छोटे छोटे जो है सिंपल टेक्स्ट या ब्रीफ जो है, कुछ कह सकते हो मोटिवेशनल जो है कोट वगैरह सब लिखा होता था। होता है ना, कहीं देखोगे क्राइस्ट का एक पोस्टर, उसके नीचे लिखा हुआ है इन क्राइस्ट वी ट्रस्ट, ऐसा करके। हम बजरंग बली इसलिए नहीं बोले कि यूरोप में वो नहीं चलते, यूरोप में जीसस क्राइस्ट चलते हैं, बजरंग बली इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भाई जिस तरह से जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, चीजें सस्ती होते जा रही हैं, ठीक है, तो उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। दूसरा बात क्या है कि जो रीडिंग कम्युनिटी है वो बढ़ते जा रही है, पढ़ने वाले लोग वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि भैया अभी भी क्या था, तो अभी क्लियरली एक बहुत ज्यादा जरूरत था किस चीज का, कि और ज्यादा क्विकर और चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट हो सके, कि और ज्यादा तेजी से जो है चीजों को, मतलब किताबें छाप सके, और जगह सस्ते में किताबें जो हम लोग छाप सके। और ऐसा तब हो सकता था जब कोई नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है आ जाए। और यहाँ पर फिर आ जाएंगे हमारे जोहान गुटेनबर्ग। समझे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, जोहान गुटेनबर्ग। क्या करेगा, पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाएगा आदमी। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, किस जगह के, स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग के रहने वाले जोहान गुटेनबर्ग ने पहला नॉन प्रिंटिंग प्रेस जो है डेवलप कर लिया था 1430s में। ठीक है,
इस अभी तक इसको समराइज करो एक बार, क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि भैया चाइना से होते हुए सिल्क रूट के द्वारा मार्को पोलो लेके पहुंच गया हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी यूरोप में, इटली में। इटली से पहुंचा बाकी यूरोप के कंट्रीज में। अब जब यूरोप के कंट्रीज में प्रिंटिंग पॉपुलर हो रहा था तो समाज के हर एक वर्ग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो अमीर लोग थे, जो एलिट क्लास थे, उसको बड़ा चीप मानते थे। तो उनके लिए जो है खास टेक्स्ट बुक और मैन्युस्क्रिप्ट जो है लिखे जाते थे, जो कि वेलम पर लिखा जाता था, जो चमड़े से बना होता था, जो एक्सपेंसिव होता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ी तो एक देश का लिटरेचर दूसरे जगह जाने लगा, एक देश की किताबें दूसरे जगह जाने लगी, लेकिन प्रिंटेड किताबें जा रही हैं। अमीर आदमी देख रहा है भाई बड़ा अच्छा किताब है, लेकिन गरीब है भाई वो, हम नहीं पढ़ सकते उसको, पढ़ेंगे स्टेटस खराब हो जाएगा। कल के समाज में क्या मुंह दिखाएंगे कि इतना अमीर होते हुए भी हम प्रिंटेड किताब पढ़ रहे थे। तो वो क्या करेगा भाई, डिमांड क्रिएट करेगा। डिमांड क्रिएट करेगा तो भाई स्क्राइब्स रखने पड़ेंगे बुक सेलर्स को। क्या वो किताब को तो भाई, चूंकि वेलम प्रिंटेड होता था क्या? नहीं, हैंड रिटन होता था। तब स्क्राइब्स रखे जा रहे हैं, 50-50 स्क्राइब्स है, तब भी जो है पूरा नहीं पड़ रहा है। तो क्या जरूरत थी, एक नई प्रिंट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी कि जो राइजिंग जो है तुम्हारा डिमांड है उसको क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। वो प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? जर्मनी का एक बंदा है जोहान गुटेनबर्ग ने, स्ट्रासबर्ग में रहते थे। 1430s में इन्होंने क्या किया था, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस बना जरूर ली थी, लेकिन इसको परफेक्ट करते करते उनको 1448 लग गया। ठीक है, बना लिए थे लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं था। 1448 तक जाते जाते ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए ये देख लो, द जिकजी ऑफ कोरिया इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स प्रिंटेड विद अ मूवेबल मेटल टाइप। अब मेटल टाइप क्या होता है? पुराना प्रिंटिंग प्रेस अगर कहीं देखोगे ना, तो वहां पहले बड़ा सा एगो डॉक्यूमेंट बनता था जिसमें मेटल के जो है लेटर्स लगाए जाते थे। उस हर एक लेटर को टाइप बोला जाता है। तो मेटल टाइप से प्रिंट हुआ हुआ सबसे पुराना टेक्स्ट यही है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, जो जेन बुद्धिज्म है, ठीक है, उसके बारे में जो है, जो इसेंशियल फीचर्स उसकी विशेषता है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। लगभग इसमें 150 मॉन्क्स का जिक्र है जो इंडिया, चाइना और कोरिया से जो है बिलोंग करते थे। ठीक है, ये 14th सेंचुरी में प्रिंट किया गया था। इसका फर्स्ट वॉल्यूम किसी को नहीं मिला, अनअवेलेबल है, हो सकता है डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया होगा। ये सेकंड वॉल्यूम है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में रखा हुआ है। ठीक है, दिस वर्क मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट टेक्निकल चेंज इन द प्रिंट कल्चर। दिस इज व्हाई इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2001। तो ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2001 में हुआ था। और वो कोरिया वाला वुड ब्लॉक लाइब्रेरी कब हुआ था? 7 में, 2007 में। क्लियर? कोई चीज समझने में दिक्कत यहाँ तक में? एक्टिविटी करता है कि इमेजिन दैट यू आर मार्को पोलो। मत करो इमेजिन, साइकिल नहीं चला सकते तुम लोग, जहाज क्या चलाओगे? चलिए, पैदल गया था, नहीं पता है, पैदल गया था। चलिए, 1 घंटा होने को आया, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए गुटेनबर्ग जी के बारे में बात करते हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस देखो, ये बाबू साहब जो थे, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अमीर घर में इनका जन्म हुआ था, व्यापारी वर्ग में, मतलब मर्चेंट थे इनके पिताजी। ठीक है, इनके पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चर ये स्टेट था, कोई कमी नहीं था। ठीक है, वहां पर आप देखो ये क्या, बचपन से ही इन्होंने देखा था कि वाइन और ऑलिव का जो है प्रेसेस, वाइन प्रेस और ऑलिव प्रेस क्या होता है? एक प्रेस जैसा होता है तुमको लकड़ी का, जिसके अंदर अंगूर वगैरह का रस निकाल करके वाइन बनाई जाती है, और ऑलिव वगैरह को प्रेस करके जैतून का तेल बनाया जाता है। ठीक है, तो इनको पता था कि लकड़ी का प्रेस कैसे काम करता है। ठीक है, बचपन ही से देख रहे थे। समय के साथ साथ जब बड़े हुए तो इन्होंने जो है स्टोन को पॉलिश करने का टेक्निक सीख लिया, जोहरी वाला काम। ठीक है, ज्वेलर सबको देखना, बहुत सारे जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसको कट लगा के बहुत एकदम चमका देगा, चम चम दिखेगा। तो स्टोन पॉलिश करना सीखा और एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गए, सुनार बन गए। सोना चांदी पर काम करना इनको बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एक्सपर्टीज एक्वायर की किस चीज में? लेड के मोल्ड बनाने में। मोल्ड क्या होता है? सांचा। सांचा में क्या होता है भाई, आप चीजें ढाल सकते हो।
तो ये कैसे सांचे, छोटे छोटे सांचा बनाते थे जिसमें छोटे छोटे ज्वेलरीज बनाई जाती थी। ट्रिंकेट्स का मतलब होता है छोटा ज्वेलरी, कान में का, नाक में का, समझे? ट्रिंकेट्स का मतलब होता है छोटा ज्वेलरी। तो ये क्या थे, मोल्ड बनाने में भी एक्सपर्ट हो गए थे। अब ये बातें क्यों लिखी गई है, क्योंकि यही सब जो ये सीखे थे, इसी नॉलेज को जो है क्या करेंगे, कंबाइन करके ये पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाएंगे। इसी नॉलेज को कंबाइन करके पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाएंगे। तो देखो, तो ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। उसी समय की टेक्नोलॉजी जो इनके पास थी प्रेस की और जो है मोल्ड्स बनाने की, उसको जो है कंबाइन करके इन्होंने क्या किया, ठीक है, अपना इनोवेशन जो है, जो सोच रहे थे प्रिंटिंग प्रेस बनाने का, उसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो ऑलिव प्रेस से जो है इनको मॉडल मिला प्रिंटिंग प्रेस का। जिस तरह से ऑलिव को प्रेस किया जाता था, इन्होंने भी बड़ा सा एक जो है क्या बनाया, वुडन ब्लॉक बनाया, जिसके नीचे क्या होता था, पेपर को प्रेस करते थे, ठीक है। मोल्ड से उनको क्या मिला, मेटल के टाइप कास्ट करने का ये मिला। टाइप क्या था, लेटर्स, ठीक है। जहां पर ही लेड के मेटल में पहले क्या करते थे, झुमके वगैरह छोटे छोटे जो है आभूषण कास्ट करते थे। अब इन्होंने क्या किया, मेटल के टाइप्स कास्ट करना शुरू किया, जिसके ऊपर ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको अरेंज किया और उस प्रेस के नीचे लगाया, उसके ऊपर इंक लगाया, उसके ऊपर पेपर रखा और उस वुडन ब्लॉक को ले जाकर के प्रेस कर दिया। और फिर उस प्रेस को जब हटाया और उस पेपर को जब खींचा तो उसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। और इस तरह से इन्होंने दुनिया की पहली प्रिंटेड किताब जो है उसको क्या किया था, प्रिंट किया था, जिसका नाम था गुटेनबर्ग बाइबल, ठीक है। तो फर्स्ट बुक जो है 1448 में, 1448 तक जो है गुटेनबर्ग ने परफेक्ट कर लिया इस सिस्टम को। मैंने बताया था ना 1430 में बना लिया था, लेकिन परफेक्ट नहीं था वो, सही से प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी, कुछ उसमें कमियां थी। उन सारी कमियों को दूर कर लिया लगभग 1448 तक। और पहली किताब इन्होंने क्या प्रिंट की थी, बाइबल। बाइबल की 180 कॉपीज बनाई थी। और उसको बनाने में इनको कितना लग गया था समय, 3 साल। तुम बोलोगे अरे बाप रे 3 साल लग गया, भाई उस टाइम में बहुत फास्ट है। उस समय अगर 180 कॉपीज लिखनी पड़ती ना तो पता चलता 10 साल लग जा रहा। 3 साल में उन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया। तो वही बात लिखा हुआ है कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा तेज था ये प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन वही बात है, कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो एकदम से पुरानी टेक्नोलॉजी को थोड़ी रिप्लेस कर देती है, थोड़ा समय लगता है, समझे। जब स्टार्टिंग में स्मार्टफोन आया था तो फिर भी लोग कीपैड वाला फोन यूज करते थे। धीरे 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 अब तो बहुत कम है, आने वाले 10 साल में शायद ही कोई यूज करेगा फीचर फोन, है कि नहीं, है ना ऐसा। वही बात है। तो वही बात है कि द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। पूरी तरह से खत्म नहीं किया। उस समय किताब हाथों से भी बन रही थी, इनका जो है प्रिंटिंग प्रेस से भी बन रहा था, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट शुरू में जो प्रिंट किया जाता था किताब, आज जैसे अगर आपके सामने एक किताब का पेज रख दूं और किसी का हैंड रिटन पेज रख दूं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा हाथ से लिखा हुआ है और कौन सा छपा हुआ है। लेकिन उस टाइम में जो भी किताबें छपती थी ना, वो रनिंग हैंड में छपती थी, जैसे आदमी लिखता है, समझे। तो स्टार्टिंग का जो प्रिंटेड किताब सब है उसी तरह से छपा। तो प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। जिस तरह का रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होता था, जिस तरह का लेआउट होता था, उसी को रिजेंबल करता था कि एकदम उसी तरह का हो। जो मेटल के लेटर्स थे वो भी क्या करते थे, जो हैंडराइटिंग स्टाइल्स होता है, जो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग स्टाइल्स होता है, उसको कॉपी करते थे, उसको इमिटेट करते थे, ठीक है। बॉर्डर्स जो है पूरी तरह से इल्यूमिनेटेड होते थे हाथ से। जो जब बॉर्डर्स जो है क्या करते, पहले क्या होता था, छप जाया करता था। पहले लोग क्या करते थे, पेजेस ले जाते थे किसके पास, जो आर्टिस्ट होते थे, वो क्या करता था, पेज का बॉर्डर बना देता था, ठीक है। फोलियाज का मतलब होता है पत्ता, पत्तों का डिजाइन बॉर्डर्स पे, समझे। तो पहले उसको बना देता था, उस पे जितना जो है डिजाइनिंग वगैरह कर देगा और उसके बाद उस पर प्रिंट होता था। इवन गुटेनबर्ग का 180 का 180 बाइबल का कॉपी आइडेंटिकल नहीं है। आपको देखने से भले लगेगा कि जैसा है, बारीकी से देखोगे तो किसी में कुछ डिजाइन है, किसी में कुछ डिजाइन है। और ये उस टाइम में काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया करता था लोग। क्यों? क्योंकि हर आदमी चाहता था कि उसके पास जो किताब है वो दूसरे से यूनिक हो।
क्योंकि बुक वाज अ लग्जरी एट दैट टाइम। समझे? तो वही बात है। तो हो गया तुम्हारा। तो क्या किया जाता था कि जब प्रिंट हो जाता था तो स्पेस जो है डेकोरेशन के लिए उसको खाली छोड़ा जाता था प्रिंटेड पेज के ऊपर, कि किताब है बाइबल आप खरीद लिए, अब उसका जो खाली इलाका है आपको जैसा डिजाइन प्रिंट कराना है, जिससे प्रिंट कराना है उससे आप प्रिंट मतलब प्रिंट में जो भी जो है डिजाइनिंग कराना है करा लीजिए। समझे? बुक आपको मिल गया है, ऊपर का सारा बॉर्डर खाली, आपको जैसा डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन आप बनवा लीजिए। तो हर एक परचेजर क्या कर सकता था, अपने मन का डिजाइन चूज कर सकता था, डिसाइड कर सकता था कि कौन से पेंटिंग स्कूल से जो है उसको किस तरह का डिजाइन चाहिए। समझ रहे हो? तो एक बार एक टाइम में बुक छपवाना भी ना अपने आप में एक लग्जरियस काम था। हर कोई अपने हिसाब से अपना किताब, किसी को मन है कि हर पेज पर उसका नाम हो, जाएगा उसके लिए पेमेंट देगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। 100 सालों के अंदर मतलब 1450 से लेकर 1550 तक, 1448 में इन्होंने बना लिया था, 2 साल आगे बढ़ा करके देख लो तो 1450 से लेकर के 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस जो है तुमको लगभग यूरोप में हर जगह सेटअप होने लगे। ठीक है? जर्मनी से प्रिंटर्स जाते थे दूसरी कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनी थी, तो उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी इन्हीं लोगों के पास ज्यादा थी। तो ये लोग जो है दूसरे देशों में जाते थे काम की तलाश में कि हम प्रिंटर हैं, आप प्रिंट मशीन खरीदें तो हम प्रिंट कर देंगे। या फिर दूसरे देशों में जा करके नए प्रेस सेटअप करने में हेल्प करते थे, वहां के लोगों को ट्रेन करते थे कि भैया प्रिंटिंग प्रेस जो है चलता कैसे है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे जो है प्रिंटिंग प्रेस का नंबर जो है बढ़ेगा, बुक्स का प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। सेकंड हाफ जो है आपका 15th सेंचुरी का, उसमें आपको दिखेगा क्या कि 20 मिलियन कॉपीज जो है प्रिंटेड बुक्स के पूरे यूरोप के मार्केट में एकदम बाढ़ की तरह जाया हुआ है। 20 मिलियन कॉपीज जो प्रिंटेड बुक्स के उस समय पहुंच गए। 16th सेंचुरी तक जाते जाते 200 मिलियन कॉपीज तक ही चली गई। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि भैया प्रिंटिंग में अब मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गई है, मशीन्स के द्वारा हो रहा है प्रिंटिंग। कहाँ पहले हाथ से आदमी लिखता था, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पे आया, और अब क्या हो रहा है? मैकेनिकल प्रिंटिंग है। गुटनबर्ग भैया का प्रिंटर जा करके धूम मचा रहा है पूरे थी। चलिए, अपने यहाँ भी प्रिंटिंग जो है पोर्टुगीज लेकर के आए थे, पढ़ना है इंडिया वाले पार्ट में। ठीक है? तो इसको हम लोग जब अब देख रहे हो कि भैया इतना ज्यादा जो एकदम बूम हो गया, तो इसीलिए इसको प्रिंट रेवोल्यूशन कहा गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज प्रिंट रेवोल्यूशन, तो उसका आंसर बस ये एक लाइन है, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, बिकॉज इट क्या किया, डिमांड को काफी ज्यादा था उसको, पहले तो डिमांड बढ़ा दिया क्योंकि चीजें सस्ती हो गई। दूसरा बात क्या हुआ? हाँ, हाँ भाई, फुलफिल किया। जब चीजें सस्ती होंगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। दूसरा बात क्या है कि प्रोडक्शन को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया, अब हर किसी के हाथ में किताब जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रिंट रिवोल्यूशन। प्लेटन क्या होता है ये वाले देखो, ये हिस्सा दिख रहा है तुमको, ये जो जो कागज रखी हुई है उसके ऊपर से जो है दबाया जा रहा है, जिस दबाने वाला हिस्सा इस प्लेटन, यही है गुटेनबर्ग का जो है प्रेस। समझे? स्क्रू होता था नीचे जो है आपको वुड, जो बड़े से ब्लॉक में जो है क्या लगे हुए हैं, पूरा मैटर लगा हुआ है। ठीक है? जो टाइप है, टाइप से बनाया जाता था। ठीक है? उसके बाद उसके ऊपर एक पेज रखा जाता था और वो प्लेटन से दबा दिया जाता था, वापस निकाला जाता था, छप गया, रख दिया जाता था सूखने के लिए। क्लियर? जो बात मैंने तुमको बताई थी सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है? तो गुटेनबर्ग डेवलप्ड मेटल टाइप्स फॉर ईच ऑफ द 26 कैरेक्टर्स ऑफ रोमन अल्फाबेट, सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ा था। ठीक है? और उसको एक जगह से दूसरे जगह खसकाने का तरीका उन्होंने सीख लिया था, ताकि हर पेज के लिए एक के प्लेटन से काम, मतलब जो एक के जो है टाइप से काम चल जाए। ठीक है? मेटल का टाइप्स है, एक पेज हो गया 180 को बन गया, अब दूसरे टाइप के दूसरे पेज के हिसाब से उसको अरेंज कर लेंगे और फिर ले जाकर के छाप लेंगे। ठीक है? ताकि उसको अरेंज ये किया जा सके, अरेंज किया जा सके। ठीक है? तो आगे देख लीजिए, इसको हम लोग मूवेबल प्रिंट टाइप प्रिंटिंग मशीन बोलते हैं। और ये जो है तुमको बेसिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था 300 साल तक, अभी हाल के सालों तक भी इसका इस्तेमाल होता था, जब से जो है डिजिटल प्रिंटिंग नहीं आया। ठीक है? तो बुक्स क्या होते थे, अब काफी ज्यादा तेजी से प्रिंट होते थे।
क्यों? क्योंकि भैया हर एक प्रिंटिंग ब्लॉक को आप अपने हिसाब से जो है बना सकते हो। तो गुटेनबर्ग का प्रेस जो है लगभग 250 सीड जो है एक साइड पर घंटे में कर सकता था। ठीक है, ये उसकी स्पीड थी। अभी के टाइम से बहुत स्लो है। अभी तो आपके घर का प्रिंटर 1 मिनट में 30-35 को पेज निकल देगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। ये देख लीजिए गुटेनबर्ग के बाइबल का पेज है एक, ठीक है। यहाँ पर देख लो, जो मैंने तुमको बताया था वही बात लिखा हुआ है। नो टू कॉपीज वेर द सेम। जो आदमी जैसा ऑर्डर दिया उस हिसाब से अपना जो है डिजाइन बनवाया। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वाज डिफरेंट, ठीक है। इवन व्हेन टू कॉपीज लुक सिमिलर, अगर तुमको देखने में लगेगा कि दो कॉपी सिमिलर, अगर जरा ध्यान से देखोगे तो तुमको जितना भी डिफरेंसेस है सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो पैसे वाले लोग थे, ठीक है, उनको उनका ये डिमांड था कि नहीं भैया एक जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा बाइबल अलग होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ही बात है। तो एलिट्स एवरीवेयर प्रेफर्ड दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी व्हाट दे पोजेस्ड दैट कुड बी क्लेम्ड एज यूनिक, ठीक है। तो चाहते थे कि जो मेरे पास है वो यूनिक हो, ठीक है, किसी दूसरे के पास ये सेम कॉपी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? आज के डेट में इसी फॉर्मूले पर ना जो लग्जरियस कंपनी काम करती है। रोल्स रॉयस इतना महंगा क्यों है? आज के डेट में अगर कोई कंपनी का रोल, किसी के पास कोई रोल्स रॉयस है और उसका कलर तुमको पसंद आ गया सिर्फ, और तुम वो रोल्स रॉयस लेना चाहते हो, कंपनी नहीं बना के दे सकती जब तक उसका पुराना ओनर उसको ऑथराइज ना करे। आपको वहां से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि सर आपका कलर हमको अच्छा लगा, हम सेम रंग का गाड़ी बनवाना चाहते हैं। वहां बोलेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं बना के देगी कंपनी। क्या है? यूनिक है ना भाई, पे किया है उतना। 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, इतना पे करता है लोग। जो चीज बोलोगे वो चीज बना के देगा। हमको भैंस के चमड़े का सीट चाहिए, बना के देगा। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। यहीं से शुरू हुआ है वो सब। ऐसा नहीं है कि सब पैंतरा आज के अमीरों का है, उस समय के अमीर भी जो है यही सब पैंतरा देते थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस समय जो लग्जरी था वो यही था, ठीक है। चलिए, तो देखो अगर तुम इस टेक्स्ट को देखोगे तो इसमें 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है। आपको भले ही इस पर विजिबल नहीं होगा, लेकिन 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। काहे किया गया है? तो नंबर 1 बात क्या कि इससे पेज पर जो है थोड़ा सा मतलब जो है कलर आ जाता था तो थोड़ा अच्छा लगता था देखने में, ठीक है। दूसरा बात क्या था कि जो होली वर्ड्स थे बाइबल में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पवित्र शब्द हैं जिसके ऊपर जो है रीडर का ध्यान आकर्षित करना है, उन सबको उस कलर से प्रिंट कर दिया जाता था। एक कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बट द कलर ऑन एवरी पेज ऑफ द टेक्स्ट वाज एडेड बाय हैंड, क्योंकि भैया उस समय का प्रिंट में ऐसा नहीं होता था। पहले सब काले हो गया है, उसके बाद खास अथी को जो है आउटलाइन करके दूसरा कलर बना दिया जाएगा वर्ड्स में। तो सोचो कितना मेहनत करना पड़ा होगा एक बाइबल को बनाने के लिए। आज आज के डेट में जो ये पहला बाइबल सब है ना, ये सब प्राइसलेस है। जिसके पास भी है ना, करोड़ों में उसका कीमत है, कोई देगा नहीं। सोच रहे हो? इंसान के द्वारा बनाया हुआ पहला किताब, क्या कीमत होगा उसका? देख लीजिए उस समय जो है प्रिंटिंग का जो है काम सब एक के छत के नीचे हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए किताब जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी लगा हुआ है प्रिंटिंग करने में। इधर भी कुछ असॉर्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें दिखाई गई है। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। कोई ऐसा चीज है जो तुम लोग को समझ में नहीं आया हो अभी तक? बताओ मुझे। है? आ जाए तीसरा सेक्शन, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। मेरे को लगता है 2 लेक्चर लग जाएगा इसको खत्म करने में। हाँ, चलो आगे देखते हैं। हम्म? चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, हम तुमको सब समझाते चल रहे हैं। इतना डिटेल से कोई नहीं जाके समझाया है। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का एक को मोटिव था। बहुत सारा बच्चा बोल रहा था सर 10th का वीडियो डाली, 10th का वीडियो डाली। तो चलो ठीक है, डाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है।
बढ़िया से पढ़ लो एकदम। लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहता है, हम 1 घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में नहीं पढ़ा सकते भाई। एनसीईआरटी डिकोड करने की चीज है। एनसीईआरटी समझ डाला तो लाइव झिंगा डाला। चलिए, प्रिंट रेवोल्यूशन की बात हमने की थी। क्या किया था? प्रिंट रेवोल्यूशन क्या है भाई? तो हमने देखा कि भैया जो हैंड प्रिंटिंग से जो शुरू हुआ था, वो आ करके मैकेनिकल प्रिंटिंग तक आ गया। और इस बीच में इतना ज्यादा बूम हुआ प्रिंटेड जो है मटेरियल का, कि इसको रेवोल्यूशन बोला गया, कि भैया छपाई क्रांति है। ठीक है। तो देखिए, आपके मन में सवाल होंगे कुछ कि भाई प्रिंट रेवोल्यूशन है क्या? इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। ठीक है, सिर्फ ये जो है एक किताब जो है छापने का कोई नया तरीका नहीं था। ठीक है, इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों के जीवन को भी बदल दिया। जो रिलेशनशिप है, संबंध है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में, उसको बदल दिया। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज हैं उनके बीच के संबंध को बदला। और जो पॉपुलर जो है अवधारणाएं हैं, जो उस समय के परसेप्शंस हैं, ठीक है, उन सबको जो है क्या किया, प्रभावित किया। और नए आइडियाज जो है तुमको उसका दरवाजा खोल दिया। दुनिया को देखने का, चीजों को देखने का एक नया नजरिया डेवलप कर दिया। समझे? क्योंकि जब प्रिंटिंग आ गया, तो अब लोग अपना व्यूज भी तो रख रहे हैं, दुनिया को किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे जो पहले से एक्सेप्टेड जो है तुमको जो नियम कानून रहेंगे, उसको चैलेंज भी तो करेंगे। समझे? तो अब हम लोग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। प्रिंटिंग का डेवलपमेंट जितना होना था हमने पढ़ लिया। यहाँ से जो हिस्सा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग वर्गों पर जो है प्रिंटिंग का क्या असर पड़ा, प्रिंट मटेरियल का क्या असर पड़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग। चलिए, कुछ बदलावों को पढ़ना है।